हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की एसएसटी के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द इंडियन इकोनॉमी, ये इस चैप्टर का 4th वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर दी हैं। जो जिन्होंने नहीं देखी हैं वो वीडियोज़, आप चैनल पे जाएं, चैनल पे जाके उसकी प्लेलिस्ट चेक करें। आपको 9th इकोनॉमिक्स करके एक प्लेलिस्ट दिखेगी और उस प्लेलिस्ट में आपको जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाए हैं मैंने आपको, वहाँ पे सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में जो हमारे पास पहला जो टॉपिक रहेगा वो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। सबको इसके बारे में पता है। इन हिंदी अगर आप इसको समझना चाहें तो बेरोज़गारी। ठीक है, बेरोज़गारी को क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे मीनिंग क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट जो इन्होंने लाइन लिखी हुई है ना, इसमें इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन किया है। क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है हम तब कहेंगे जब लोग जो है वो अपनी मर्जी से काम तो करना चाहेंगे, लेकिन उनको पैसा जो है वो उनके अकॉर्डिंगली नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। दैट मीन्स, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक पर्सन है, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हुई है, ठीक है, पीजी कर रखी हुई है, टीचर की पोस्ट चाहता है, वो टीचर की जॉब चाहता है। टीचर की जॉब के लिए अब उसको चाहिए कि वो 30 to 40,000 जो है वो क्या करे, अर्न करे, लेकिन उस जॉब के लिए उसको सिर्फ 10,000 जो है वो मिल रहा है। तो वो काम तो कर रहा है लेकिन पैसा उसको उतना नहीं मिल रहा है जितना वो डिमांड करता है, इसीलिए वो अनएम्प्लॉयड रह जाता है। तो यही बोला है कि इंसान अपनी मर्जी से काम तो करना चाहता है, उसके पास वो एबिलिटी है कि वो काम कर सके, लेकिन वेजिस के हिसाब से उसको काम जो है वो नहीं करेगा। वेजिस जो है उसको कम दिए जाएंगे, जिस वजह से वो उस जॉब को फाइंड नहीं कर पाता है। नेक्स्ट बोला है NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन किया है। अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु ओइंग टू लैक ऑफ वर्क are not working but seek work other through employment exchange, intermediaries, friends, relatives, or by making applications to prospective employers or express their willingness or ability for work under the prevailing conditions of work and remuneration। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि इन NSSO के थ्रू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सब जो है वो किसी कारणवश उनको काम नहीं मिल रहा है। काम अगर मिल भी जाता है, एम्प्लॉयमेंट उनको मिल भी जाती है, इंटरमीडिएरीज, एक्सचेंज, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या किसी भी एम्प्लॉयर के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, अपनी विलिंगनेस दिखाते हैं काम के लिए, अपने आप को इतना एबल बनाते हैं कि वो काम कर सकें, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस जो है वो क्या करते हैं, रख देते हैं, जिसमें वो क्या करना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे। दैट मीन्स कि उनको रिवॉर्ड चाहिए, उनको काम चाहिए, उनको उनके अकॉर्डिंगली वेजेस चाहिए। ठीक है, हर कोई जो है वो काम करता है, अपने काम क्यों करता है? ताकि वो अपने अकॉर्डिंगली अर्न कर सके, अपने लाइवलीहुड को अच्छे से चला सके। लेकिन जब उनको उनके अकॉर्डिंगली जॉब नहीं मिलेगी तो वो अनएम्प्लॉयड जो है वो रह जाते हैं। नेक्स्ट आगे क्या बोला है? एक इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया के अंदर, वो क्या है? स्लो ग्रोथ ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स जो है वो तो बढ़ रही है, लेकिन कैपिटल का जो फॉर्मेशन है उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है। कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जो जिससे आपका पैसा जनरेट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एजुकेशन और हेल्थ जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी इकोनॉमी को जनरेट करने में। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट के जो इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है इंडिया के अंदर, वो ये है कि कैपिटल की फॉर्मेशन के अंदर जो ग्रोथ रेट है उसका वो बहुत कम है, लेकिन लेबर फोर्स जो है वो क्या की जा रही है, बढ़ती जा रही है, काम ज़्यादा होता जा रहा है, लोग जो है वो ज़्यादा हैं, लेबर फोर्स जो है वो ज़्यादा है, लेकिन कैपिटल की फॉर्मेशन जो है वो कम है। अगर हम इंडिया का केस लिया है, अगर हम उसकी इंडिया की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर देखने को मिलती है। नेचर जो है अनएम्प्लॉयमेंट का वो अलग अलग है, रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी। ठीक है, यानी कि आपके गाँव के इलाकों में और शहरों में भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, लेकिन इन दोनों एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है वो अलग है। अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करेंगे तो रूरल एरियाज़ में सीजनल और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। अर्बन एरियाज़ के अंदर आपको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, इनको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी वो तब होती है जब पीपल जो है वो उनको जॉब्स नहीं मिल पाती ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, साल के कुछ महीनों में। ठीक है, एंड इज जनरली फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और ये जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये आपको एग्रीकल्चर सेक्टर, इकोनॉमी के एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलेगी। जैसे आप देखिए, साल के अंदर 12 महीने होते हैं,
कुछ काम ऐसा होता है जो सिर्फ 8 महीने होगा या कुछ 9 महीने हो सकता है। अब बाकी के 4 महीने या 3 महीने जो रह गए ना, इस ये जो मंथ रहता है इनका, उसमें वो पर्सन जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो 8 to 9 मंथ जो इनका टाइम पीरियड रहता है, इसमें वो एम्प्लॉयड होते हैं। तो ये कौन से सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ठीक है। क्योंकि सीजनल आप क्रॉप्स वगैरह जो है प्रोड्यूस की जाती है, वो सीजनल की जाती हैं। जब जिस क्रॉप की प्रोडक्शन होगी, जब हो रही है, तो तब वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। लेकिन जब क्रॉप्स वगैरह की प्रोडक्शन का टाइम नहीं होगा, तब वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। लेबरर्स जो है वो काम जो है वो कब देखेंगे? जैसे देखिए क्या है, जो किसान है, मजदूर है, उनको काम तब मिलेगा, कब मिलेगा? जब आपके सीड्स सो किए जाएंगे, बोए जाएंगे, और या फिर जब सीजन आपकी हार्वेस्टिंग की जाएगी, ठीक है, जब कटाई की जाएगी फसलों की। तो बाकी का जो साल के जो कुछ महीने होंगे ना, उनमें वो क्या रहेंगे? अनएम्प्लॉयड रहेंगे। उनको कोई, यानी कि एक तो उनको बीज बोने के का टाइम पीरियड रहेगा, यानी कि जब वो बीज सीड्स को सो कर रहे हैं तब वो काम कर रहे हैं, तब वो एम्प्लॉयड हैं। और दूसरा, जब वो हार्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब वो कटाई कर रहे हैं फसलों की, तो तब वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो इसके बीच का टाइम पीरियड रहेगा, इसमें वो क्या होंगे? अनएम्प्लॉयड रहेंगे। ओके। नेक्स्ट क्या है आपकी? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज का मतलब होता है लुप्त या फिर गुप्त बोल सकते हो, लुप्त नहीं, सॉरी, गुप्त, ठीक है, छुपा हुआ, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या है? रेफर्स टू दैट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उस एम्प्लॉयमेंट से आप बोल सकते हो, उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हो, जहाँ पे हर एक, विच इज़ नॉट ओपन फॉर एवरीवन, जो कि हर एक के लिए ओपन नहीं होती है और कंसील्ड रहती है, गुप्त रहती है, छुपी हुई रहती है। ये जो है ये कैसे मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। दिस यूजली हैपन्स, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? फैमिली मेम्बर्स के बीच में, वो फैमिली मेम्बर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में क्या है? इन्वॉल्व है। यानी कि एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको अभी बताती हूँ। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट इंगेज 8 पीपल। यानी कि एक एग्रीकल्चर फील्ड है, इस एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर 5 फैमिली मेम्बर जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 8 मेंबर्स हैं एक घर के, 8 मेंबर्स में से 5 मेंबर जो है वो इसके अंदर काम कर रहे हैं। मतलब अगर वो 5 बंदे काम करेंगे तो 1 क्विंटल जो है आप क्या करोगे? अनाज उगा सकते हो यहाँ से। अगर 8 बंदे काम करेंगे तब भी तो 1 क्विंटल ही अनाज उगेगा उस लैंड से। तो जब क्या होता है आपके, जहाँ पे कम पर्सन की नीड होती है, लेकिन बल्कि वहाँ पे ज़्यादा पर्सन जो है वो काम कर रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा पर्सन होंगे ना, वो आपके क्या हो जाएंगे? वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। मैंने क्या बोला? फैमिली मेंबर्स के 8 मेंबर्स हैं एक फैमिली के अंदर। उन 8 में से ये 5 जो है वो काम करते अगर, तो वो 1 क्विंटल चावल जो है वो उगा सकते थे। लेकिन 3 बंदे जो एक्स्ट्रा आए इनके, मतलब 3 बंदे और ऐड हो गए। जब वो 3 बंदे ऐड हुए तो तब भी 1 क्विंटल चावल चावल जो है वो उगेंगे या वहाँ से प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो 3 बंदे हैं ना, ये छुपे हुए पर्सन्स होंगे, और ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या करेंगे? फॉल करेंगे, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बोली है। आगे क्या बोल रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स जो हैं उनको निकाल भी दिया जाता है। द सेम वर्क कैन बी कंटिन्यूड बाय फ्यू वर्कर्स, और कुछ वर्कर्स के द्वारा भी वही काम होता है। ये एग्जांपल मैंने अभी आपको बताई। इंडियन विलेजेस की अगर आप बात करेंगे तो ये जो फॉर्म है अनएम्प्लॉयमेंट की, एक कॉमन फीचर है। अब ये इन्होंने रूरल एरियाज की बात बताई। अब आपका आता है अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज के अंदर जो जॉबलेसनेस है, मार्टिकुलेट्स, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के बीच में, उनको अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, ठीक है। मार्टिकुलेट्स हो गए जो 10th पास होते हैं, ग्रेजुएट आपके जो आपकी बीए बीएससी वगैरह जो कर लेते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी आपकी ग्रेजुएशन में आपकी डिग्रीज आ जाती हैं। पोस्ट ग्रेजुएट्स हो गए, इनके बीच में जब आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी ना, तो वो हो जाएगी आपकी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि पढ़े लिखे लोगों को भी क्या है? एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। आगे क्या बोला हुआ है? बहुत सारी यूथ जो है आपकी, ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो जिन्होंने मार्टिकुलेशन यानी कि 10th की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है, एज वेल एज उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज ली हुई हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल पाती। एक स्टडी जो है उसने ये बताया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर ज़्यादा देखी गई है एज कम्पेयर टू मार्टिकुलेट्स। यानी कि जिन बच्चों ने 10th पास की हुई है, जिन यूथ ने 10th पास की हुई है, उनके कंपैरेटिवली जो आपके ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड पर्सन्स होते हैं, उनके बीच में जो है वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखी गई है। क्योंकि जो 10th पास बच्चा होगा या 10th पास यूथ जो होगी, वो क्या करेगी? छोटे मोटे काम कर लेगी। लेकिन जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं वो छोटे मोटे काम पे हाथ नहीं रखते हैं। वो बोलते हैं कि हम इतना पढ़े हैं तो हम ये छोटे मोटे काम क्यों करें। इसीलिए ये चीज़ बोली गई है यहाँ पे।
पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टन कैटेगरीज को एग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। यहाँ पे ये बोला है कि कई जगहों पे ऐसा होता है कि ये अचंभे वाली बात है कि कई जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पे आपको मतलब लोग जो है, लेबर जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है लेकिन वहाँ पे कम होती है। लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे लेबर कम चाहिए लेकिन वहाँ पे ज़्यादा होती है, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल की बात की थी पीछे एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड वाइल देयर इज अ डेप्थ ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको स्किल्स जो है, टैलेंट जो है वो लोगों के अंदर देखा जाता है, ठीक है। अगर आप टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे स्किल्स जो है वो देखी जाएंगी, लेकिन पढ़े लिखे लोग तो हैं, वो एजुकेटेड तो हैं लेकिन उनके अंदर किसी भी तरह का स्किल नहीं है, जिस वजह से वो जो आपकी जगह रहेगी वो खाली रहेगी और अनएम्प्लॉयड जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो वो देखने को मिलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट लेड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। मैन पावर रिसोर्स नहीं बोल सकते क्योंकि वुमेन्स भी तो काम करती हैं, यहाँ पे आप ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से ह्यूमन रिसोर्स जो है ना वो वेस्ट हो रहा है। एजुकेटेड पीपल की जो इनएबिलिटी है काम ना करने की, वो क्या हो रही है, उस वजह से सोशल वेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब उनको उनके अकॉर्डिंगली वेजेस नहीं दी जाएंगे, पे नहीं किया जाएगा, उनको जो है वो काम नहीं करेंगे। पढ़े लिखे लोग भी जो है वो काम नहीं करेंगे। जैसे अभी आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर ले तो वो अपनी एजुकेशन के हिसाब से काम ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो हमारा इकोनॉमिक रेट है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब बढ़ता इन द सेंस के डिक्लाइन हो रहा है, इकोनॉमी जनरेट नहीं हो रही है, स्टेगनेंट हो चुकी है। डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। जो डिपेंडेंस है यानी कि जो लोग जो काम नहीं कर रहे हैं वो दूसरे लोगों के ऊपर, जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। जैसे आप अपने पेरेंट्स के ऊपर, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनको कुछ भी चाहिए वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, ठीक है। तो यही बोला हुआ है कि डिपेंडेंस जो है अनएम्प्लॉयड पर्सन की वो अब वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो बढ़ती जा रही है। जो लाइफ की क्वालिटी है एक इंडिविजुअल की एज वेल एज सोसाइटी की, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है तो हमारी इकॉनमी उसी तरह से डिक्रीज होती जा रही है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है, विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड इफ पीपल कुड नॉट बी यूज, इट कुड कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्स देन नेचुरली अपीयर एज अ लायबिलिटी टू द इकॉनमी। जब पीपल जो है वो एसेट की तरह काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक लाइबिलिटी बन जाते हैं इकॉनमी के ऊपर, यानी कि वो काम तो कर सकते हैं, काम करके अपने लिए पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जब वो काम नहीं कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो वो एक कंट्री के ऊपर जो है वो क्या बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं, और इकॉनमी के ऊपर भी बोझ बन जाते हैं, क्योंकि वो रिसोर्सेज तो उतने ही यूज़ करेंगे लेकिन उन रिसोर्सेज को फुलफिल कैसे किया जाएगा, उसको वापस डेवलप कैसे किया जाएगा, काम किया जाएगा तभी रिसोर्सेज जो है वो यूज़ होंगे और आपको जो है वो आपके पैसे जो हैं वो इकॉनमी जो है वो डेवलप होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली हुई है। नेक्स्ट आपका आ जाता है पोवर्टी। पोवर्टी का मतलब अगर आप हिंदी में समझे तो होता है गरीबी। तो यहाँ पे क्या मतलब बताया है, हम अपनी जो रोज़गार की जो ज़िंदगी है, हम बहुत सारे लोगों से ऐसे मिलते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं ये गरीब है, बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते भी हैं। वो कौन हो सकते हैं, लैंडलेस लेबरर्स हो सकते हैं गाँव के अंदर, ठीक है। गाँव के अंदर जो जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको आप बोल सकते हो। आर पीपल लिविंग इन अवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज़। और सिटीज़ की अगर आप बात करेंगे तो वो लोग जो कि झुग्गीज के अंदर रहते हैं, ठीक है। दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट। वो जो है वो डेली वेजेस यानी कि उनको दिन की तनख्वाह दी जाती है, कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर वो काम करते हैं, या वो चाइल्ड वर्कर्स होते हैं। दे कुड ऑल्सो बी बेगर्स विद चिल्ड्रन इन टैटर्स। वो क्या है, वो कौन, जिनको आप पुअर बोल सकते हैं, पुअर लोग। तो क्या बोला जा रहा है, वो आप लोग जैसे आप अपने कभी आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं, ठीक है, रेड लाइट में खड़े होते हैं, तो आपको वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भीख मांगते हुए दिखेंगे, उनके कपड़े जो है वो फटे हुए होते हैं, तो उनको भी आप क्या बोलोगे, भाई ये गरीब है, ठीक है, इस कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की कि आपकी नज़र में जो आप सोचते हैं वो गरीब कौन है। आगे ये बोला हुआ है कि हम उन्हें गरीब क्यों बोलते हैं, पुअर क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो जो है वो लोग सफ़र कर रहे होते हैं भूख से, भूखमरी से, खाना नहीं मिलता है उनको, माल न्यूट्रिशन से, यानी कि वो कुपोषित होते हैं और अनएम्प्लॉयड होते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, पुअर बोलते हैं। उनके पास घर नहीं होता रहने के लिए, ना ही उनके पास इतना होता है कि वो खा सकें या फिर कपड़े पहन सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें। हेल्पलेस होते हैं और हेल्पलेस होते हैं। हेल्पलेस यानी कि बदकिस्मत होते हैं और वो क्या होते हैं, उनको मदद की ज़रूरत होती है। इन केस ऑफ रूरल एरियाज, अगर आप रूरल एरियाज की बात करेंगे, पुअर डू नॉट ऑन अ पीस ऑफ लैंड एंड इफ दे डू इट, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई देयर फैमिली नीड्स।
जो एक गरीब होगा ना, उसके पास ज़मीन का टुकड़ा नहीं होगा, और अगर उसके पास होगा तो वो अपनी फैमिली की सेटिस्फेक्शन को, नीड्स की को मतलब फुलफिल नहीं कर पाएंगे, सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे अपनी फैमिली की नीड्स को। दे वर्क एज एग्रीकल्चर लेबरर्स वेयर एम्प्लॉयमेंट इज पार्शियल और सीजनल। वो तब फिर वो जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स बनकर काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, लेकिन वो पार्शियल रहती है या फिर सीजनल, यानी कि कई बार उनको मिलती है जॉब और कई बार जो है वो सीजनल रहती है। अनदर करेक्टरिस्टिक जो है रूरल पुअर का वो ये है कि वो कच्चे हाउस में रहते हैं जो कि मड और स्ट्रॉ का बना होता है। ठीक है। दे हाउसेज और इनकेपेबल टू फेस हार्श वेदर, और उनके घर जो है वो मतलब वेदर, जो हार्श वेदर, कड़ी ठंड या वेदर की जो भी कंडीशन रहती है उसको फेस नहीं कर सकते, और अपनी जॉब जो है वो रूरल एरियाज के अंदर उनको नहीं मिलती है। ये जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं ना, ये बोरो टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ देयर फैमिलीज, इनको मतलब मांगना पड़ता है ताकि ये अपनी फैमिलीज को क्या कर सके, अपनी फैमिलीज की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ मीन्स टू रिटर्न द बोरोड मनी दे आर कॉच इन क्रॉनिक इंडेप्टनेस। क्या बोला है कि जो वो उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो वो उधार लेते हैं, तो काम ना मिलने की वजह से जो उन्होंने रिटर्न मनी जो है, पैसा जो है वो उधार लिया होता है, तो वो उसको वापस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कर्ज में वो क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। देन उसके बाद क्या बोला हुआ है, जब वो कर्ज के अंदर डूब जाते हैं तो वो सिचुएशन जो होती है ना, वो उनको और ज़्यादा गरीब बना देती है। दे नीड द सपोर्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन टू फुलफिल द बेयर नीड्स ऑफ द फैमिली, और वो उनको अपने बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, उनकी सपोर्ट पड़ती है ताकि वो भी अपनी फैमिली का घर खर्च जो है वो उठा सके। दिस इज़ वाई दे हैव बिगर फैमिली साइज, इसीलिए उनका जो फैमिली का साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। ये जो चिल्ड्रन होते हैं ना, इनको स्कूल्स में नहीं भेजा जाता है, रैदर इनको जो है वो गाँव में भेज दिया जाता, काम में भेज दिया जाता है। अगर आप रूरल फैक्ट्रीज़ की बात करें, रूरल गाँव के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी, तो क्या होता है, वो उनको स्कूल ना भेजकर काम पे भेज देते हैं ताकि वो कुछ पैसा जो है वो कमा के ला सके और अपनी फैमिली को क्या कर सके, भेज सके। वो रूरल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ढाबाज में काम करते हैं, और कई कुछ ऐसे होते हैं जो कि लोगों के घरों में भी डोमेस्टिक सर्वेंट्स बनकर काम करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये नोटिस किया गया है कि सिंस दीज चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल दे रिमेन इलिटरेट, कि जब वो स्कूल नहीं जाएंगे तो वो इलिटरेट रहेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, अनएजुकेटेड रहेंगे, और हेंस वो फिर से क्या हो जाएंगे, पुअर ही पुअर रहेंगे। These rural people being tired of hunger and starvation shift to the urban areas. ये जो रूरल पुअर पीपल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको मतलब भूखमरी और भूख से जो है वो इनको फेस करनी पड़ती है, और फिर ये क्या करते हैं, अर्बन एरियाज़ के अंदर शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे अर्बन एरियाज़ के अंदर जाके ये जो है वो अर्बन जो है वो अपना घर नहीं खरीद सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने ऐसे घर झुग्गियाँ टाइप सी बना लेते हैं, जो कि बहुत ही गंदे, डस्टी से और फिल्थी से जो होते हैं, मतलब बहुत ही गंदे से जो होते हैं वो घर होते हैं, उनको देखने को वहाँ मिलते हैं। सैनिटरी फैसिलिटीज़ जो हैं, वहाँ की साफ़ सफाई जो है वो हटमेंट्स के अंदर बहुत कम, मतलब इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। एंड देयर इज़ नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ का पानी जो होता है वो भी अच्छा नहीं होता है, और वहाँ फिर इसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं और वो रेगुलर जो है वो काम पे नहीं जा सकते। ये सारी कंडीशन जो है वो उनको उनकी हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से उनको काम फिर से छोड़ना पड़ता है, और पॉवर्टी जो है वो फिर से उनको फेस करनी पड़ती है। Poverty refers to a situation in which a section of society is unable to meet its basic needs. Poverty जो है, गरीबी जो है, आप तब बोलेंगे जब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे मतलब सोसाइटी का एक सेक्शन, एक पार्ट जो है वो अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है। जब एक पर्सन अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसको खाने के लिए तीनों टाइम खाना नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं वो ले पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, काम पे जा रहा है, उसकी हेल्थ मतलब ख़राब है और उसको वो ठीक नहीं करवा पा रहा है, ये जो बेसिक नीड्स होती है ना आपकी, जब वो इनको फुलफिल नहीं कर पाता है, दैट मीन्स वो पॉवर्टी से क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है। यहाँ क्या बोला हुआ है, दीज नीड्स इंक्लूड मिनिमम ह्यूमन नीड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो इन पर्सन को जो है वो फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ की जो है वो क्या करती है, मतलब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पॉवर्टी जो है हम उसको डिफाइन करेंगे आज सिचुएशन ऑफ लैक ऑफ इनकम टू एक्वायर मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें उनका इनकम लेवल जो है वो इतना कम रहता है कि वो अपनी रोज़गार ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। पॉवर्टी जो है वो हमें अपने इर्द गिर्द कहीं पे भी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन जो है वो इंडिया के अंदर पुअर है, यानी कि अगर आप 10 बंदे एक जगह रह रहे हैं, उन 10 बंदों में से जो 4 पर्सन है वो क्या है, गरीब होगा। दिस मीन्स दैट रफली एक एस्टिमेशन लगाया गया है 26 करोड़ जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो पॉवर्टी में, गरीबी में रहती है। इसका ये भी मतलब है इंडिया जो है वो लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के अंदर अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी जो है, गरीब लोग जो है वो देखने को मिले हैं। एक बिगेस्ट चैलेंज जो है वो इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो ये है कि हैज़ बीन टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ इट्स पीपल
आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब होता है कि जो मतलब मैक्सिमम जो मतलब एक बिगेस्ट चैलेंज जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया का वो ये देखने को मिला है कि जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं, इंडिया के जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के भी बाहर है। एब्जेक्ट का मतलब होता है एक्सट्रीम, मतलब इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है इंडिया के अंदर कि मैक्सिमम पर्सन जो है वो उस पॉवर्टी के अंदर उस गरीबी के अंदर रह रहे हैं। ये एक एस्टिमेट पॉवर्टी का सेंसिस किया गया था, इकोनॉमिक सर्वे किया गया था, ठीक है। यहाँ पे बताया है कि 1973 और 74 का जो सेंसिस हुआ था उसमें रूरल कितने गरीब थे, अर्बन कितने थे, दोनों को कंबाइन करके कितने जो थे पॉवर्टी का वहाँ देखने को मिला। देन उसके बाद मिलियंस में कितने लोग जो थे वो रूरल एरियाज़ के अंदर कितने लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे और उनके पास पैसा नहीं था, वो गरीबी में वो रह रहे थे, ठीक है। 2000 आपका 1973 से लेके 2010 तक का सेंसिस यहाँ पे बताया हुआ है। अब आपके पास आगे आता है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होता है? तो पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि डिफ्रेंशिएट करती है गरीब लोगों को नॉन गरीब लोगों से, यानी कि पुअर पीपल्स को नॉन पुअर पीपल से। ये जो लाइन है may not be marked line but the value expression that the state limits of poverty। ये लाइन जो है इसकी एक आप बोल सकते हैं एक लिमिट नहीं बनाई हुई है कि किसके पास कितना पैसा है तो हम उसको अमीर बोलेंगे, किसके पास कितना पैसा है तो हम उसको गरीब बोलेंगे। इसकी एक लिमिट जो है वो प्रिपेयर नहीं की गई है, बल्कि जो मतलब कुछ ऐसी नेसेसिटीज देखी गई हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस देखे गए हैं स्टेट्स के थ्रू जिसमें एक लिमिट बना दी गई है कि हम किसको बोलेंगे कि वो गरीब है और किसको बोलेंगे कि वो अमीर है। ये जो लिमिट है पॉवर्टी की, ये इनकम और कंजम्पशन के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है कि कितना पैसा वो ले रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है, कौन कौन सी चीज़ें वो खरीद सकता है, कौन सी चीज़ें वो नहीं खरीद सकता है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जो कंजम्पशन लेवल है स्टेट का जो पॉवर्टी लाइन के अंदर रहता है वो है 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे फॉर रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे फॉर अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज के अंदर 2100 कैलोरी पर पर्सन जो है वो पर दिन का जो है वो अगर खा रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, गरीब नहीं है, ठीक है। पॉवर्टी लाइन के अंदर जो है वो फॉल नहीं कर रहा है और 2400 कैलोरीज जो है वो पर पर्सन फॉर रूरल एरियाज के अंदर रहेगा। जो पर्सन इन लिमिट्स तक नहीं पहुंच पाता है उसको स्टेट जो है वो ये बोल देती है कि वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है या पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, और जो इस लाइन को ऊपर पहुंच जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, अबव द लाइन। और जो मतलब नंबर से इस लिमिट से नीचे रहता है तो उसको बोला जाता है बिलो द लिमिट, या बीपीएल के बारे में आपने सुना होगा। दोज बिलो द लिमिट आर पॉपुलरली नोन एज पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। वो पर्सन जो इस लिमिट के नीचे रहते हैं, यानी कि अगर आप रूरल एरियाज की बात करेंगे 2400 कैलोरीज पर डे वो नहीं ले पा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और वो पर्सन जो 2100 कैलोरी से ऊपर या 2400 कैलोरी से ऊपर जो है वो पर डे जो है वो कंज्यूम कर रहा है तो इसका मतलब वो है अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। वो गरीबी की लाइन से ऊपर है और जो नहीं ले पा रहा है वो गरीबी की लाइन से नीचे है। 10 पॉवर्टी लाइन एक मार्क है जो कि ये डिफाइन करता है कि पुअर और नॉन पुअर की लिमिट क्या है। जम्मू और कश्मीर अगर बात करेंगे, अभी तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लिखा है बट स्टेट गवर्नमेंट नहीं, अभी तो यूटी गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं। तो जम्मू और कश्मीर की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो ये क्लेम कर रही है 21.63% पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है, वाइल प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट इट एट बिलो 4%। और जो प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इसको 4% से नीचे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो था वो आपका आज का टॉपिक था। इसके बाद आपका आ जाता है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, क्या क्या रीजंस रहेंगे आपके पॉवर्टी के कॉजेज के, ये हम जो है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई क्वेरी होगी या डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।